हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th हिंदी के 9वां चैप्टर जिसका नाम है प्रगीत और समाज, उसी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का क्लास है। यकीन मानिए इस क्लास के अंत तक इस चैप्टर के सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर ये आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। विश्वास नहीं है, वीडियो देखना शुरू कीजिए। आइए जो है आपको पहला क्वेश्चन आंसर पहले आपको याद करवाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आंसर है प्रगीत और समाज चैप्टर का कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श क्या थे, पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। वेरी सिंपल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श प्रबंध काव्य थे। याद हुआ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श क्या थे? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श प्रबंध काव्य थे। पाठ के आधार पर स्पष्ट करें, तो पाठ के आधार पर स्पष्ट करेला कह दिया है। तो प्रबंध काव्य का मतलब होता है कि वैसा प्रगीत या वैसा कविता जिसमें राष्ट्रीय प्रेम, जातीय भावना और धर्म प्रेम के बारे में बताया जाता है, समाज की अच्छाइयों के बारे में बताया जाता है, उसी को तो प्रबंध काव्य कहते हैं, प्रगीत कहते हैं। प्रगीत का मतलब ही होता है प्रबंध काव्य। आपको जाहिर सी बात है याद हो गया होगा, नहीं याद हुआ फिर से रिपीट करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श प्रबंध काव्य थे। प्रबंध काव्य का मतलब कि वैसा प्रगीत जिसमें राष्ट्रीय प्रेम, जातीय भावना और धर्म प्रेम के बारे में बताया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे होगा और ये क्वेश्चन का जो है आंसर तनी सुनिए। देखिए क्वेश्चन है कि कला के लिए सिद्धांत क्या होता है। कला के लिए सिद्धांत का मतलब है कि कला से लोगों में कलात्मकता उत्पन्न करना। कला का सिद्धांत वह होता है जिससे लोगों में कलात्मक की उत्पन्नता होती है। अब कहेंगे कि क्या होता है? जब हम कोई कला सीखते हैं तो हम लोग जब उस कला में निपुण हो जाते हैं, पूरी तरह से सीख जाते हैं, तो हम लोगों को आदमी कहता है कि तुम जो है कलात्मक हो गया है। तो यही जो है इसका मतलब है कि कला के लिए सिद्धांत क्या है। तो कला के लिए सिद्धांत है कि कला में कलात्मकता हो जाना। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट प्रश्न जो है थर्ड नंबर, प्रगीत को आप किस रूप में परिभाषित करेंगे, इसके बारे में क्या धारणा प्रचलित रही है। तब बड़ी सिंपल है, हम कल है लाइव क्लास में भी इस सब प्रश्न के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। प्रगीत को आप किस रूप में परिभाषित करेंगे, आंसर लिखेंगे, प्रगीत को हम परिभाषित करेंगे। अब प्रगीत डैश देंगे और लिखेंगे वैसा कविता जिसको गीत के तरह गाया जा सकता है उसे प्रगीत कहते हैं। आगे इसके बारे में क्या धारणा प्रचलित रही है, इसके बारे में, प्रगीत के बारे में यह धारणा लोगों में प्रचलित रही है कि प्रगीत जो होता है आत्मपरक होता है और व्यक्तिगत होता है। मतलब कि खुद के बारे में बताता है, जो लिखता है लेखक वो अपने बारे में बताता है। ठीक है, आपको आंसर याद हो गया होगा। प्रगीत को आप किस रूप में परिभाषित करेंगे? तो प्रगीत वैसे कविता को कहते हैं जिसे गीत के तरह गाया जा सकता है। इसके बारे में क्या धारणा लोगों में रही है? तो इसके बारे में लोग यह धारणा बनाते हैं कि प्रगीत जो होता है आत्मपरक होता है और व्यक्तिगत होता है। ठीक है, अब कहेंगे सर ठीक है आप जो है याद करवा दिए, अगर एक आंसर लिखल हमको मिल जाता तो बड़ी बढ़िया रहता।
अरे इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको जो है प्ले स्टोर पे जाना है और आपका एक एप्लीकेशन है, उसका नाम है SGS क्लासेस। उस एप्लीकेशन को जो है अपने फ़ोन में डाउनलोड कर रहा है। देखिए एप्लीकेशन का नाम है SGS क्लासेस। ई ऐप को जो है अपने फ़ोन में डाउनलोड करना है। इसमें जो है आपको इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव, इस चैप्टर के सब्जेक्टिव, इस चैप्टर के जो है वीडियो लेक्चर, जिसमें एक में ऑब्जेक्टिव होगा, एक में सब्जेक्टिव होगा, एक में जो है इस पूरे चैप्टर का अर्थ बताया गया होगा। ठीक है, उसके बाद और भी बहुत सारे, जैसे कि इस चैप्टर के टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे। तो आप इंटरेस्टेड हैं इस एप्लीकेशन को डाउनलोड अपने फोन में जरूर कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वस्तुपरक नाट्यधर्मी कविताओं से क्या तात्पर्य है? आत्मपरक प्रगीत और नाट्यधर्मी कविताओं की यथार्थ व्यंजना में क्या अंतर है? आइए समझते हैं। देखिए क्वेश्चन है पहले, वस्तुपरक नाट्यधर्मी कविताओं से क्या तात्पर्य है, मतलब क्या मतलब है? तो वस्तुपरक नाट्यधर्मी कविताएं जो होती है समाज के बारे में बताती हैं और ये कविताएं जो हैं लंबी होती है। लंबी मतलब कि बहुत बड़ा बड़ा कविता होता है। ठीक है, यही इसका तात्पर्य है। आगे आप पढ़ेंगे, आत्मपरक प्रगीत और नाट्यधर्मी कविताओं की यथार्थ व्यंजना में क्या अंतर है? तो आत्मपरक प्रगीत जो होता है वो आत्मपरक और व्यक्तिगत होता है। मतलब कि कोई प्रगीत के माध्यम से अपनी भावना को प्रकट करना चाहता है। जैसे हम मान के चलिए कि उदास हैं तो उदासी रूप में जो गाना हम गाएंगे वो हम अपने लिए गाएं तो उहे तब प्रगीत है, लिरिक्स उसी को तो कहते हैं हम। तो आत्मपरक प्रगीत जो होता है व्यक्तिगत और आत्मपरक होता है। बट नाट्यधर्मी जो होता है, वस्तुपरक नाट्यधर्मी जो होता है, लंबी कविताएं होती है जिसमें सदृश मानव जीवन के बारे में बताया जाता है, पूरे समाज के बारे में बताया जाता है। ठीक है, ये जो है इसके बारे में अंतर है। अब जो है आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और ये सभी जो आप पढ़ रहे हैं ये सब जो है बउआ वाला क्वेश्चन है। एगो बात हम आपको बता दिए। चलिए क्वेश्चन है, हिंदी कविता के इतिहास में प्रगीतों का क्या स्थान रहा है? सुधारण मीन्स उदाहरण स्पष्ट करें। अगर इसका आप मेरे नोट्स में आंसर देखेंगे तो काफी जो है शॉर्ट में लिखा गया है। जैसे हिंदी कविता के इतिहास में प्रगीतों का स्थान सामाजिक ना होकर व्यक्तिगत एवं आत्मपरक है और इसके कई उदाहरण हैं, जैसे शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पेथोला की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया। हम यह बात को और शॉर्ट बनाएंगे। देखिए कैसे, हिंदी कविता के इतिहास में प्रगीतों का क्या स्थान है? हिंदी कविता के इस इतिहास में प्रगीतों का स्थान है आत्मपरक और व्यक्तिगत। इसके उदाहरण जो है शेर सिंह जैसे कवियों ने बहुत सारी कविता लिख कर दिया है, जैसे प्रलय की छाया, उसके बाद शस्त्र समर्पण, पेथोला की कवि, ये सभी जो हैं उनके शेर सिंह द्वारा लिखी गई कविताएं हैं। अब जो है नेक्स्ट है, आधुनिक प्रगीत काव्य किन अर्थों में भक्ति काव्य से भिन्न मतलब अलग है एवं गुप्त जी आदि के प्रबंध काव्य से विशिष्ट हैं? क्या आप आलोचक से सहमत हैं? अपने विचार दें। लेखक क्या कहना चाहता है कि जो अब के प्रगीत है वो भक्ति काव्य जो पहले प्रगीत होता था भक्ति काल में उससे अच्छा है। इसके बारे में जो है आपका जो आलोचक कह रहा है उससे सहमत हैं कि नहीं है? एगो बढ़िया बात हम आपको बताते हैं कि जब भी क्वेश्चन में कहे कि आप राइटर से संतुष्ट हैं कि नहीं हैं, राइटर जो कह रहा है सही है कि नहीं है, तो हमेशा कहिए कि राइटर सही कह रहा है। आप उतने बड़े राइटर को गलत कैसे ठहरा सकते हैं? हमने से जो है 20-20 गुना और ज़्यादा मेहनत करके वो सब जो है लिखा है सब चैप्टर,
तो आप उनको गलत नहीं ठहरा सकते हैं, है कि नहीं। तो पहला बात, आप आलोचक से सहमत हैं? एकदम हम आलोचक से सहमत हैं, और वो कह रहे हैं कि आधुनिक प्रगीत जो है वो भक्ति काव्य से एकदम अलग है, बिल्कुल अलग है। आधुनिक जो प्रगीत यानी आजकल के जो प्रगीत हो रहा है उसमें व्यक्तिगत और आत्मपरक है, खुद के भावना को दर्शाता है, खुद के इमोशन को दर्शाता है, रोमांटिक होता है। लेकिन भक्ति काव्य में जो कविता होता था वो भक्तिमय होता था, भगवान के बारे में बताता था, समाज के बारे में बताता था, है कि नहीं। जैसे कि एगो अंतर बताते हैं, आजकल के भक्ति गाना सुनिए आप पहले के भक्ति गाना आप सुनिए। जैसे कि हनुमान चालीसा आप ले लीजिए, हनुमान चालीसा भक्ति काव्य में रखिए और आजकल के एगो भक्ति गाना जो है 2-3 मिनट वाला आप एक तरह रखिए। भक्ति गाना जो है जो आदमी के मन में खुद आता है उसके बारे में बताया जाता है, लेकिन हनुमान चालीसा में जो है पूरे समाज और भक्ति के बारे में बताया जाता है। तो यही जो है आलोचक मीन्स राइटर जो है कहे हैं कि आजकल के जो है प्रगीत जो है भक्ति काव्य से काफी ज्यादा अलग हैं, ठीक है। फिर इसी में ऐड किया है कि गुप्त जी आदि के प्रबंध काव्य से विशिष्ट है, रियल में विशिष्ट है। गुप्त जी जो भी कविता लिख के गए हैं उन कविताओं से आजकल के जो कविता है वो एकदम श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ किस लिए है? तो कम शब्दों में ज्यादा कुछ कह देता है आजकल की कविता, है कि नहीं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। कविता जो कुछ कह रही है, कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकांकीपन में मानवता की आवाज सुन सकता है। इस कथन का आश्रय जो है स्पष्ट करें, साथ ही इसके उपयुक्त उदाहरण से अपने उत्तर की पुष्टि करें। आइए जानते हैं, कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकांकीपन में मानवता की आवाज सुन सकता है। ये कथन का क्या मतलब है? एक्चुअल में इस कथन का मतलब है कि जो व्यक्ति कविता लिखता है रियल में उहे आदमी जो है कविता को समझा सकता है, काहे कि वो एक अकेला में जो है बैठ के अपन भावना के अनुसार जो है उस कविता को लिखा है। इसीलिए सिर्फ उहे व्यक्ति जो है उस रियल अर्थ को, वास्तविक अर्थ को जो है समझा सकता है। यह एकर जो है अर्थ है। इस कथन का आश्रय स्पष्ट करें और साथ ही इनके उपयुक्त उदाहरण से अपने उत्तर की पुष्टि करें। जैसे कि हम एगो कविता लिखें, ठीक है, कविता लिख दिए और उसको जो है हमने पब्लिश कर दिया, मीन्स मार्केट में ला दिया, उसका अर्थ हम नहीं बताएं, तो क्या आप उसके वास्तविक अर्थ को कभी आप समझ पाएंगे? हमने क्या सोचकर वो कविता लिखा था आप कभी समझ पाएंगे? आप तो अपने अनुसार उसका अर्थ निकालेंगे। तो हम जो लिखे हैं सिर्फ हम ही उस कविता के अर्थ को बता सकते हैं। यही इसका आंसर है कि कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकांकीपन में मानवता की आवाज जो है सुन सकता है, जो इस कविता को लिखा है। इस कथन का आश्रय क्या है? उत्तर दीजिए। तो लिख एकर कथन के यही आश्रय है कि जो व्यक्ति कविता लिखता है सिर्फ उहे व्यक्ति जो है उसके अर्थ को समझ सकता है, क्योंकि अकेले में उसने मानवता को महसूस करके उस कविता को लिखा है। इसके उपयुक्त उदाहरण दीजिए। रियलिटी में इसके बहुत सारे उपयुक्त उदाहरण हैं जो एकांकीपन में लिखे गए कविता हैं, जो लोगों को जो है अपने अर्थ समझाने में जो है सक्षम हुए हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे जैसे गुप्त ऐसे कह रहे हैं, जैसे मुक्ति बोध की कविताएं हो गई। मुक्ति बोध के कविता को आप समझ नहीं सकते हैं। जैसे केदारनाथ जी की कविताएं हो गई कि गर्म हथेली जो के समान जो है लोगों को गर्म होना चाहिए। तो ये सब कविता के अर्थ उहे लोग समझा सकते हैं, आप नहीं समझ सकते हैं, है कि नहीं। आगे जो है हम 8 नंबर क्वेश्चन आपको बताएंगे कि मुक्ति बोध की कविताओं पर पुनः विचार की आवश्यकता क्यों है।
आलोचक के इस विषय में क्या निष्कर्ष हैं। आलोचक मीन्स इस चैप्टर के राइटर नामवर सिंह, ठीक है। तो आलोचक कहते हैं कि मुक्तिबोध जो भी कविता लिखे हैं उनको फिर से उन पे विचार करना चाहिए। ऐसा आलोचक क्यों कहते हैं, तो आइए सुनते हैं। एक आंसर ये है कि आलोचक कहते हैं कि मुक्तिबोध की कविताओं को जो है एकदम लंबा हुआ करता था कविता, जिसमें जो है समाज के संपूर्ण दृश्य को जो है दिखाया जाता था। तो आलोचक कह रहे हैं नामवर सिंह कि उनको जो है अपनी कविताओं पे फिर से काम करना चाहिए और उन कविताओं को थोड़ा छोटा बनाना चाहिए, जिससे लोगों को जो है समझ में आए और लोग जो है उसे अपनी भावनाओं से जो है रिलेट कर पाएं। तो यह जो है आलोचक कहते हैं कि मुक्तिबोध की अपनी कविताओं में जो है पुनः विचार करना चाहिए, यानी फिर से एक बार जो है उन्हें देखना चाहिए कि इसमें क्या सुधार करना चाहिए, ठीक है। आलोचक के इस विषय में क्या निष्कर्ष हैं। आलोचक कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मुक्तिबोध की कविताएं जो हैं बहुत खराब हैं, चाहे वो जो है समाज के विरुद्ध है, नहीं। मुक्तिबोध की कविताएं जो हैं बहुत अच्छी है, बट काफी ज्यादा लंबी हैं, उन्हें शॉर्ट करना चाहिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 9 नंबर, त्रिलोचन और नागार्जुन के प्रगीतों की विशेषताएं क्या है, पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। देखिए, त्रिलोचन एगो कविता लिखे थे और नागार्जुन एगो जो है कविता लिखे थे। त्रिलोचन एगो सोनेट लिखे थे जिसका नाम था वही त्रिलोचन है वह, वही त्रिलोचन है वह। और जो है नागार्जुन एगो कविता लिखे थे जेकर नाम था तन गई रीढ़ है। इसका उल्लेख जो है लेखक ने नामवर सिंह ने इस पाठ में किया है और ये दोनों रचनाओं के पाठ के आसपास खंड में दी गई है, यानी कि पाठ में कहीं कहीं दिया गया है। उन्हें भी पढ़ते हुए अपने विचार दें। आइए समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है कि त्रिलोचन और नागार्जुन की कविताओं में जो है क्या अंतर है। त्रिलोचन और नागार्जुन की कविताएं में बस यही अंतर है कि त्रिलोचन जो कविताएं लिखा करते थे वो जो है आत्मपरक होती थी और वस्तु आत्मपरक और क्या होता था तो व्यक्तिगत होता था। लेकिन वही जो है नागार्जुन जो कविताएं लिखते थे वो जो है नाट्य धर्मी कविताओं की तरह होती थी, मीन्स थोड़ा सा लंबा होता था, ठीक है। ऐसी जो है कविताएं लिखती थी। जैसे त्रिलोचन एगो सोनेट लिखे हैं, वही त्रिलोचन है वह, ठीक है। तो इसमें इन्होंने एकदम प्रगीत के तरह इसको लिखा है। एक्चुअल में प्रगीत मीन्स वैसे कविता जिसे गीत के तरह गाया जा सके। और वहीं जो है नागार्जुन एगो कविता लिखे जिसका नाम था तन गई रीढ़ है। तो ये भी जो कविताएं लिखें वो भी जो है एक प्रगीत ही था, बट इन दोनों में अंतर था कि त्रिलोचन जो भी कविताएं लिखते थे वो आत्मपरक और व्यक्तिगत हुआ करती थी, बट नागार्जुन की कविताएं जो है थोड़ी इनसे अलग होती थी और नाट्य धर्मी हुआ करती थी, ठीक है। इसके जो है अगर कहे नहीं पीडीएफ में जब आप देखेंगे आपको लगेगा कि सर इतना लंबा लंबा आंसर आप इतना छोटा छोटा बता रहे हैं, तो आपको जो है और मजा आएगा। जितना ज्यादा हम लोग पढ़ते हैं उतना ही ज्यादा जो है मजा आता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, मित कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है। केदारनाथ सिंह की उद्धृत कविता से इस कथन की पुष्टि करें और द्विगंत भाग 1 में प्रस्तुत किया गया हिमालय कविता के प्रसंग में इस कथन का विचार करें। देखिए, हिमालय जो है आप पढ़ के आ रहे हैं 11th में, एगो जो है कविता है, ठीक है। अगर आप पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है कि मित कथन में अधिक कथन से अधिक शक्ति होती है। मित कथन मीन्स कम बोलना, अति कथन मीन्स अधिक बोलना। सिंपल सी बातें हैं, अगर आप ज़्यादा बोलते हैं, अगर आप बिना मतलब के कुछ बोलते रहते हैं तो लोग आपको सुनना पसंद नहीं करते हैं और ना ही जो है आपकी बातों को वैल्यू किया जाता है। और जब कोई व्यक्ति कम बोलता है तो उसकी बातों को वैल्यू भी किया जाता है और उसको लोग सुनना भी पसंद करते हैं। तो इससे ये स्पष्ट होता है
कि मित कथन में जो है मतलब कि कम बोले वाला में जो है ज्यादा बोले वाला से ज्यादा शक्ति होता है, जो कम बोलता है वो पावरफुल होता है, ठीक है। लेकिन यह आदमी के लिए नहीं था। ये प्रगीत के बारे में राइटर कहते हैं कि जो प्रगीत छोटा होता है और बहुत कुछ समझा देता है वो शक्तिशाली प्रगीत होता है लंबी प्रगीत के अपेक्षा, ठीक है सर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, हिंदी की आधुनिक कविता की क्या विशेषताएं आलोचक ने बताई है। हिंदी की आधुनिक कविता जो है उसकी आलोचक ने नामवर सिंह ने यह विशेषता बताई है कि आजकल की जो प्रगीत आ रही हैं, कविताएं आ रही है, वो छोटी है बट छोटी ही है लेकिन बहुत कुछ बता के जाती है, बहुत कुछ लोगों को सिखा के जाती है, ठीक है। यही विशेषताएं जो है आलोचक ने आधुनिक कविता के बारे में बताई है। हमें आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आपको इस चैप्टर के सभी प्रश्न जो हैं याद हो गए होंगे, याद हो गए हैं। और अगर आप इसके नोट्स चाहते हैं, कुछ नहीं करना है, आप अपना एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, इसमें आप जाइए, बहुत बेटर कंटेंट जो है आपके लिए तैयार किया जाता है। बाकी आप वीडियो देखे हैं इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो देखें, उसके लिए धन्यवाद।